हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सीजन एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कस कर रहे थे, जो कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है अपने इनकमिंग लिगेंड्स के लिए, और लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके वहां पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हो रहे थे कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो उसी में फर्दर हमने एक आगे एग्जाम्पल भी करा था, जिसके अंदर हमने उसकी स्ट्रक्चर्स, ज्योमेट्री, उसकी मैग्नेटिक बिहेवियर और उसके हाइब्रिडाइजेशन को समझा था। तो उसी को फर्दर प्रोसीड करते हुए एक दो क्वेश्चंस को करने के बाद एक बहुत ही एक्सेप्शन जो है वीवीटी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, जो कि बहुत बड़ा रियलिस्टिक मिस्ट था कि इसे कैसे एक्सप्लेन करें। तो उसे हम समझेंगे आज के लेक्चर में, और कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं कि जिसको आप ट्राई करके और भी अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉन्सेप्ट्स को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा NiCl होल 4, NiCl होल 4 और 2-। तो अब हमें इसके बारे में, इसको हमें जैसे कि हमने लास्ट क्लास के कंपाउंड को करा था, सिमिलरली हमें इसे करना है। तो इसका जो IUPAC नेम अगर हम बात करें तो ये टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकेंड है। तो सबसे जो कुछ बेसिक चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, अगर कोई भी हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर हमारे पास हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है कि हमें इसकी पहले तो फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर सेंट्रल मेटल एटम। तो हमें सबसे पहले उसके सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होगा। तो जब हम वो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है कि उसके जनरल स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट में उसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी होती है, जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से आपको उसकी बारे में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड काम होता है कि आपको लास्ट में फिर चेक करना है कि जब बॉन्ड्स बन गया, हाइब्रिडेशन जब हो चुका है, तो क्या हमारे पास कोई पेयर्ड या फिर अनपेयर्ड कोई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। क्या हमारे पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, जिससे हम मैग्नेटिक बिहेवियर पता करते हैं। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम पता करते हैं। तो सिमिलरली अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इसको अब प्रोसीड कैसे करेंगे। तो Na यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो हमने देखा था कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो NiCl होल 4 2-। तो इसके अंदर Na जो है ये X मान लिया, अगर हमने X -4 इक्वल्स टू -2 के बराबर है, तो यहां से हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है। तो यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका जो ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास 3D8, 1 सेकेंड, ग्राउंड स्टेट की इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 3D8 एंड 4s2 है। तो लेकिन हमारे पास तो निकल है +2 के अंदर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो ये हमने बॉक्स बना लिया, ये हमारा D बॉक्स है। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे S है, देन फर्दर यहाँ पे P है हमारा, और सिमिलरली जब 4P है तो 4D भी कहीं ना कहीं होगा। तो हम पहले इसमें फिल करते हैं। तो जब हम Ni+2 बना रहे होंगे तो ये दो तो रिमूव हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो इसको अगर आप फिल करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें बनानी थी बॉन्ड 4। अब जो एक दूसरा काम है, Cl हमारा जो लिगेंड है आपका यहाँ पे, ये कैसा लिगेंड है, तो ये एक टाइप का वीकफील्ड लिगेंड है। ये एक टाइप का वीकफील्ड लिगेंड है जो हमने ऑर्डर्स के तरह से देखना स्टार्ट किया था, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो ये हमारा वीकफील्ड लिगेंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही होगी। तो जब पेयरिंग नहीं हो रही होगी तो उस केस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 4 वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। तो इन चारों के अंदर जब
बॉन्ड बनेगा लिगेंड का, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, एक s और 3 p मिलके बना रहे हैं। तो sp3 के अंदर हमारे पास शेप क्या आएगा, शेप हमारे पास आएगा टेट्राहेड्रल। तो जब हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आएगा, तो अगर इसकी हम शेप डिजाइन करें, यहाँ पे एक हमारा Cl है, एक Cl हमारा यहाँ पे है, एक Cl ये रहा, और एक Cl ये रहा। तो ये हमारा शेप हो गया। अब लेकिन अब हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, हमारे पास दो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो इसका ये मतलब तो है कि हमारा ये कंपाउंड जो है ये पैरामैग्नेटिक है। बट कई बार क्या होता है कि पैरामैग्नेटिक में आपको उसकी हम म्यू पूछ लेते हैं, जो कि हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो म्यू का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर। तो जब हम इसमें n इक्वल टू हमारा 2 है, 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट अंडर करा हमने, तो ये हमारे पास रूट अंडर 8 आ गया, जो कि हम 2 रूट 2 भी बोल सकते हैं। तो ये इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ये पैरामैग्नेटिक के अंदर है, ये उसकी स्ट्रेंथ बताता है मैग्नेटिक मोमेंट में। तो ये तो था एक एग्जांपल जहां पे हमने चीजों को समझा और कैसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करते हैं हमने उसको समझा। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, जो हमारे पास एक आता है एग्जांपल हमारे पास, उसको देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम अब सबसे इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे आप ध्यान देंगे और इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सेप्शन है आपके एक्सेप्शन इन वीवीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का सबसे डिफरेंट टाइप का ये एक्सेप्शन है हमारे पास। तो इसको समझते हैं कि आखिर इसको हम देखेंगे कैसे, इसको बहुत ही तरीके से एनालाइज कीजिएगा, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कि जैसे हमने DsP2 तो देखा है, sp3 भी देखा है, बट जो मैं कंपाउंड आपको बताने वाला हूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2d। आखिर ये कैसे होती है और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे आई उसको हम समझते हैं अभी के लेक्चर में। तो हमारे पास एक कंपाउंड है, हमारे पास एक कंपाउंड है CuNH3 होल ट्वाइस, NH3 होल 4 है, और चार्ज है हमारे पास +2 का। तो जब हम Cu की बात करें कि ग्राउंड स्टेट में, हमें तो ये पता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 के अंदर है। तो Cu की अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें तो 3D10 और 4s1 होता है, ठीक है। तो अगर इसकी ग्राउंड स्टेट को हम डिजाइन करें, सिमिलरली यहाँ पे ये 4s हो गया, देन यहाँ पे हमारे पास 4p है, एंड देन यहाँ पे कहीं पे 4d है। तो ये हमारे पास 4p, ये हमारे पास 4d, ये हमारा 4s एंड ये हमारा 3d। अब अगर हम इसको फिल करें तो हमारा 3d तो फुल्ली फिल्ड है, 4s में हमारे पास एक है, और 4p 4d अभी वैकेंट है। तो लेकिन हमारा Cu जो है अभी वो +2 के अंदर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप इसको फिल कर रहे होंगे, एक दो तीन चार पाँच छ 7, एक ये जाएगा और एक इसमें से जाएगा, 8 9। अब हमारे पास क्या हुआ कि डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। तो अब हमें जो करना था, तो ये आप तो बोलेंगे कि देखिए आपको तो 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, आपके पास 4s भी खाली है एंड 4p भी खाली है, तो आप इसको लेके sp3 करो और इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगी, जो कि थ्योरेटिकल हमें लग रहा है। ये क्या है, थ्योरेटिकल है। तो अब हुआ क्या कि जब इसकी एक्सपेरिमेंट हो रही थी, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका शेप आ रहा है स्क्वायर प्लेनर, और हम जानते हैं कि स्क्वायर प्लेनर को लाने के लिए मिनिमम हमारे पास
एक डी ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए उसमें हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये जो थी ये तो पूरी चीज ही गलत हो गई कि हमें तो टेट्राहेड्रल बनाना ही नहीं था। कंपाउंड जो है ओरिजिनली एक्सपेरिमेंट के अंदर वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में ना होके वो स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में है, और स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि मिनिमम 1 डी ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। अब उसके अंदर जब साइंटिस्ट ने अब इसे एक्सप्लेन कैसे करे, क्योंकि अब चीजों को एक्सप्लेन करना होता है, अगर हम किसी भी चीज को कर रहे हैं या फिर वो अगर सिलेबस में है तो उसे एक्सप्लेन करना होता है कि आपकी इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन कैसे करा। तो जब हमें स्क्वायर प्लेनर था तो आप इस पे एक चीज नोट करेंगे और उसको आप लिखेंगे अपने नोटबुक के अंदर। अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, the geometry of the complex is tetrahedral. The geometry of the complex is tetrahedral. But the experiment shows that its geometry is square planar. But experiment shows its geometry is square planar. अब जब एक स्क्वायर प्लेनर हो गया तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अब साइंटिस्ट ने एक नया तरीका ढूंढा कि चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, डी करना है। तो उन्होंने पहले भी बहुत से कंपाउंड को ऐसे एक्सप्लेन करा हुआ था। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसे ऐसे कर देते हैं। ये हमारा 3D रहा, ये हमारा 4p है, और ये हमारा 4s और 4p है। तो उन्होंने क्या करा कि वो क्या कर रहे थे, इसके ये तो हमारी ऐसी फील्ड थी और एक इलेक्ट्रॉन यहां जो था उन्होंने इसको उठा के इधर कर दिया। तो अब इससे देखिए, इससे अब एक चीज तो हुआ, उनके पास sp2 तो बन गया। बट एक दिक्कत अब आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन आपका इस वाले में रहेगा तो ये हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है, और ये पेयर्ड भी नहीं है और आउटर मोस्ट सेल है। पहले तो ये इनर सेल में था तो ये हम आयोनाइज नहीं कर पा रहे थे। अब ये जब आउटर मोस्ट सेल में है तो ये इजिली रिमूव्ड हो जाएगा। तो वो दिक्कत है कि आपकी तो इलेक्ट्रॉन को रहना है, तो उसे हम इनर सेल में ही रखेंगे। अब इसके लिए एक सेंटेंस आप नोट करेंगे, क्योंकि जो पहले इनर सेल में था अब तो वो आउटर मोस्ट सेल में चला गया है इनके एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। तो DsP2 भी यहाँ पे ये हमारा ये वाला मेथड सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि वो आउटर मोस्ट सेल में चला गया था तो वो वहां से इजिली रिमूव्ड हो जाता। और जब वो वहां से रिमूव हो जाता तो हम तो यहाँ पे बैठे थे Cu+2 बनाने, अगर वो रिमूव हो जाता तो वो Cu+3 बन जाता, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि Cu+1 और +2 में ही एग्जिस्ट करता है। Cu+3 नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो अब जब ये चीजें आ गई तो अब साइंटिस्ट बोले कि चलिए अब तो ये तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि Cu+3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है किसी भी फॉर्म में। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने एक सेंटेंस बोला, Cu+2 will change into Cu+3। इसके बाद आप यहाँ पे नोट करेंगे, Cu+2 will change into Cu+3 when we shift the unpaired electron to the 4p orbital। तो वो क्या होगा, वहां से वो रिमूव हो जाएगा और वो Cu+3 बन जाएगा। बट Cu+3 इम्पॉसिबल, Cu+3 बनना इम्पॉसिबल है यहाँ पे। टू एक्सप्लेन इट्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, टू एक्सप्लेन इट्स स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब इसके एक्सप्लेन करने के लिए अब उन्होंने क्या किया, तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए अब उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने इसको बोला कि ठीक है इसको ऐसे करते हैं एक्सप्लेन। उन्होंने बोला कि इसको ऐसे लेके हम, क्योंकि हमें देखिए एक्सप्लेन करने के लिए हमें DsP2 तो चाहिए, मतलब DsP2 या फिर sp2d, ये दोनों बराबर है, लेकिन कोई तो एक डी चाहिए, लेकिन जो अभी पॉसिबल होते दिख नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ठीक है इसको पहले डिजाइन करो। ये हमारा 4s है और ये हमारा 4p है और यहाँ पे कहीं हमारा 4d है। 1 2 3 4 5, ये 4d है हमारा, ये 4p है, ये 4s है और ये 3d है। अब अगर इसमें हम फिल्ड करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन्होंने क्या किया कि अब एक्सप्लेन तो करना था, तो अब एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला ठीक है
इस वाले को आप यहाँ पे रहने दो, क्योंकि इसे हम बाहर तो भेज नहीं सकते। तो उन्होंने इसको लिया, इसको लिया और इसको लेके एक 4D को हम लोग शामिल कर लिए। तो अब जो बन रहा है S2P और एक D के मदद से हम sp2D हाइब्रिडाइजेशन इसका हम बता रहे थे। अब इस तरह से ये पॉसिबल एक वे निकाला साइंटिस्ट ने। तो ये जो था, ये जो साइंटिस्ट थे, ये हगिंस ने ये प्रूव करा था इस टाइप से। हगिंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे प्रूव करा था इस तरह से, इस मेथड से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिंगल केस है जहां पे हम sp2D फॉर्म करते हैं, 4D के अंदर जाके 4P को वैकेंट छोड़ते हैं। वैकेंट रहने से कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी खाली है। यस, इट इज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं n × n+2 से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। sp2D है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप इसे समझे और इसे नोट कर लें। फिर हम अपने नेक्स्ट एक क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। लाइक उसके पहले मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चंस दे दूं इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप क्वेश्चन नोट करें। 2 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसका आंसर आप मैग्नेटिक मोमेंट मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर। NiCN होल 4, इसके ऊपर होल ट्वाइस आएगा। एक यही एग्जाम्पल था CuNH3 होल 4+2 का, जो एक्सेप्शन था और जिसपे बहुत ज्यादा बीबीटीज में पंगे हुए हैं। और ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा चुका है जेईई मेंस के अंदर, और आपके नीट के अंदर ये स्टेटमेंट वाले में दे देता है कि इज sp2D हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल। तो आप वहां पे इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वो किस तरह से फॉर्मेशन कर रहे हैं क्वेश्चंस को, उसे इंटरप्रेट करके पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में जो हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, वो CuCl होल 4 होल ट्वाइस। आप इन दोनों को घर पे, ये भी -2 के अंदर है, सॉरी, इसे आप ट्राई करें घर पे और उसे आप देखें, सॉल्व करें। तब तक नेक्स्ट मैं एक चीज आपसे डिस्कस करता हूं। उसके अंदर हम जो एक चीज, अब जैसे हमने तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डिस्कस कर लिया, तो अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करना हो, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डिस्कस करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ये 2 पार्ट्स में जाता है। या तो यहाँ पे आपको D2sp3 मिलेगा, या फिर आपके पास एक sp3d2 आएगा। एक sp3d होता है, तो उसे हम समझेंगे कि आखिर वो कैसे होता है। वो एक ही एग्जांपल है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे कि वो कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम D2sp3 और sp3d2 को देखें, तो इसके अंदर एक चीज है कि पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपको और इसको जल्दी से समझाता हूं। जैसे अगर आपने लिया FeCN होल 6 4-, ये हमारा एग्जांपल है। इस पे हमें सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम जल्दी से करें, तो हम जानते हैं कि यहाँ Fe का जो ग्राउंड स्टेट में क्या रहता है, तो ग्राउंड स्टेट में ये होता है। तो अगर हम इसकी जैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग विल बी ऑकर। और ये हमारा D है, D कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, ये P है, और ये हमारे पास D ऑर्बिटल। तो ये हमारा 4D है, ये 4P है, ये हमारे पास 4s है, एंड ये 3D। तो जो हमारे पास इसमें मेन जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो मैं अभी आपको बताता हूं। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का यूज करके बैलेंस से हाइब्रिडाइजेशन निकालना वो आप सीख चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो है कि जैसे जब ये FeCN होल 6, मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में बना रहा हूँ कि यहाँ पे Fe+2 के अंदर है और +2 के अंदर है, तो और CN6 के चलते पेयरिंग हो चुकी है। तो जब पेयरिंग हो चुकी है तो हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे पेयर्ड है, ठीक है। अब हमारे पास हमें 6 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो 3 1 4 और 2 ये 6, ये 6 लोग मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जब बनाएंगे तो 2 हमारे पास D आ गए, एक S है और 3 P है, तो D2sp3 की फॉर्मेशन हो गई। और हम जानते हैं एक चीज हमने जो बहुत पहले एक लेक्चर में डिस्कस किया था
ये दोनों ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस टाइप की, जैसे Fe है और ये दो Cn है हमारे पास, और एक हमारे पास ये ऐसे शो करती है ज्योमेट्री, और एक ऊपर और एक नीचे। तो ये तो थी जो मैं आपको बताना चाहता था, और ये आपको पता है। अब यहाँ पे जो मेजर थिंग हमें डिस्कस करनी है कि इस टाइप के जो भी कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, लाइक इस टाइप के जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। इनर क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इनसाइड वाले डी ऑर्बिटल्स को दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इनसाइड वाले डी ऑर्बिटल्स को यूज कर रहे हैं। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का ही एक और नाम होता है, जब आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो इस केस में यहाँ हम इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं जेई के अंदर। इस टॉपिक से अगर वो क्वेश्चन आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से, तो एक तो अगर 4 से आ रहा है तो हमें वो एक्सेप्शन ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आ रहा है तो उस केस के अंदर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? क्योंकि अब जैसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड है। और स्पिन हाई किसकी होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं तो उनकी स्पिनिंग होती है। और जब पेयर्ड के केस में जब उनकी स्पिनिंग होती है तो दूसरे पेयर्ड वाले से उसकी कैंसिल हो जाती है। तो ये कारण है इनका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो जो इनका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, आप समझ चुके हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसे ही हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ पे 3 टाइप के यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। एक तो बोलेंगे कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, और उसी की कंपैरिजन करा लेंगे 4 कंपाउंड्स देके, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस बनते हैं और ये आपके जेई या नीट में काफी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद वो आपसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूछ लेते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इससे कई बार वो आईओसी भी बोलते हैं। और तीसरा वो पूछते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और कई बार तो क्वेश्चंस में उन्होंने ऐसे सेट किया कि इन दोनों को वो साथ नहीं पूछ लेते हैं कि आप बता दो कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ना कौन सा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आप दोनों बता दो कंपाउंड का। तो ये मैं मेजर बताना चाह रहा था इसमें कि अगर ऐसे बनेगा तो D2sp3 मेजरली इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और जो sp3d2 होते हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आते हैं। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वहां पे और भी हम आगे चलेंगे और उसको डिस्कस करते हुए नेक्स्ट क्लास में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, और यहाँ पे भी मैं आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे देना चाहूंगा, जो आप ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बता सकते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करें घर पे। COF6 3- एंड जो दूसरा हमारे पास है वो है FeH2O होल 6 +2। ये हमारे पास 2 है, इससे आप घर पे ट्राई करें। और 2 मेरे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस 2 हमें करने थे।